पाकिस्तान फौज का, फौज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक होता है। पर्दे वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बाला तर नहीं। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत करें। कि ये एक बड़ा पेचीदा समाजी प्रॉब्लम है, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल इशू, और ये बड़ा पुराना इशू, ये कबायली और ज़मीनी तनाज़ात का इशू, और ये इश्यूज़ होते हैं। एक्चुअल जो इसमें बदकिस्मती है वो ये है कि ये मिसप्लेस्ड गवर्नेंस प्रायोरिटीज़ का केस है। इस जो तनाज़ा है, चाहे वो कबायली तनाज़ा हो, ज़मीनी तनाज़ा हो, इसको हल करना है सूबाई हुकूमत ने और लोकल पॉलिटिशियंस ने मिल बैठ कर रास्ता निकालना, बाहमी रजामंदी से, इत्तफाक से, बजाय इसके कि इसका मलबा जो सा है कोई इदारों पर डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आपने ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो यकीनन सुनी देखी होगी, और उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया न सिर्फ ये कि 9 मई के हवाले से वो भी बड़ा वाज़ेह था, और फिर जो ख़ासकर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जो साजिश मंसूबा साज थे उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम ज़ाहिर है बात करते रहे हैं और बात करना ज़रूरी भी है। इसके लिए आज हमने कुछ वक्त दे रखा है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जब मुज़ाकरात की टेबल पर हुकूमत के साथ मौजूद दिखाई देती है तो एक जानिब वो सिविल नाफरमानी की बात करती है, दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हैं, तो ये आगे चीज़ें किस तरह चॉक डाउन की जा सकती हैं PTI के नैरेटिव के साथ अगर देखा जाए तो। लेकिन इस वक्त जो सरदस्त मामला है जिस पर DG ISPR ने भी बात की, और वो बहुत अहम तरीन मामला है कुरम एजेंसी का, पारा चनार का। लगभग बताया जा रहा है 79 डेज हो गए हैं, कुरम के अंदर भी धरना है और पारा चनार के अंदर भी है। अच्छा, धरना बढ़ते 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 पूरा मुल्क घीर हो गया है, यानी आज कराची की अहम शाहराहें, जितनी मेन आर्टरीज हैं वो सब बंद पड़ी हैं। लोगों ने जो कुर्रम के इलाकों से खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं है, जिसमें ये बताया जा रहा है बाजार बंद है, लोगों के पास अद्वियात नहीं है, परेशानी है, मतलब एक जिंदगी आपने वहां पर रोक दी है। अब मामला यह है कि जो मैंने कुछ चीज़ें आज डिटेल्स पढ़ी कुर्रम के हवाले से, तो पता चला कि 63 साल पुराना ये सारा मामला है, और हमने हमेशा देखा कि जब भी मामला वहाँ पर ख़राब होता है उसका हल जिरगे से निकलता है। लेकिन अब आज जब हम 79 डेज पे बैठे हुए हैं तो अभी तक जिरगा क्या कर रहा है, जिरगे की क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई जो है वो सामने आई है, क्यों नहीं बातचीत का आगाज़ हुआ है, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, KP गवर्नमेंट क्या कर रही है। मेरे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियत है, फिर मैं आपको जो आज मुल्क भर में जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहे हैं वो भी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं साजिद तूरी साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं, और ज़ाहिर है तूरी कबाइल के हवाले से भी वहाँ पर बात हो रही है कि वो भी इस सारे सिनेरियो में किस तरह से देख रहे हैं कि कैसे काम आगे चलेगा। साजिद तूरी साहब, शुक्रिया बहुत कि आपने वक्त दिया। ये तो बताएं साजिद तूरी साहब कि आज के हालात में, जबकि पूरा ये जो एहतजाज है, ये जो धरना है, जो पारा चनार के मामलात हैं, उस पर मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गया है, नहीं शुरू हुआ है तो जिरगा शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह है ना कि बिल्कुल भी 79 डेज पूरी हो गए, और मेन चीज है ना कि इस पे जो ग्रैंड जिरगा है पूरी क्वाड डिवीजन में तकरीबन जितने भी ट्राइब इधर रहते हैं, शाही वो रज़ई है, बंगश है, उसमें सारे मतलब है कि उस जिरगे का हिस्सा है। मेन चीज है ना कि कभी कभी हमेशा जो है ना जिरगे कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस दफा जो है ना कम से कम 2021 से लेकर आज तक जितनी भी जिरगे हुई है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, अभी यहाँ पे मसला ये है ना कि जब वहाँ पे ट्राइबल एरिया है, रिवाज में जो है ना जिरगा मतलब चला आ रहा है, जिरगे के जरिए जो है ना सिविल इंतजामिया और फोर्सेस भी जिरगे को सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इस दफा ये हुआ कि जब जिरगा शुरू हुआ तो CM KP की जो है ना उसने बाकायदा जब वो इस्लामाबाद से धरने से वापस आए तो उन्होंने बाकायदा क्वार्ट में एक ग्रैंड जिरगे के साथ एक मीटिंग की। वो जिरगे में जो है ना मैं खुद भी मौजूद था। उसने वहां पे जो है ना जिरगे ने जो है ना जेल का जो है ना गलत उस पर इन्होंने मोड़ दिया। वहां पे उन्होंने बाकायदा ऐलानात कर दिए कि मैं
बैंकर को खत्म करूंगा, मैं असला का ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद एक दिन 2 दिन बाद जो है ना उन्होंने बाकायदा कैबिनेट से जो है ना ये चीजें अप्रूव की और उसके बाद फिर एपेक्स कमेटी में फैसले हो गए। तो उससे जो है ना जर्गी का जो असलियत है वो थोड़ा मतलब कमजोर हो गया। अभी भी मैं कोहाट 9 डे में जर्गी के साथ बैठा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ चीजों पे हमारी कोशिश है कि फाइनल हो जाए, लेकिन फाइनल होने के बाद साजिद तुरी साहब बात तो आप दुरुस्त कह रहे होंगे बिल्कुल किसी हद तक, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। देखिए 1-2 दिन की तो नहीं गुजरे ना, अब तो आप 100 दिन के करीब खड़े हुए हैं। एक वाकया हुआ, एक सानिया हुआ, हालात जैसे भी थे, फिर एपेक्स कमेटी, फिर आपको पता है वफाकी वज़ीर दाखिला भी पहुंचे वहां पर, आप लोगों ने वहां मीटिंग्स की हैं। इन मीटिंग्स का कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? क्या केपी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है या फेडरल हुकूमत की जानिब से आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, या लोकली चीजें जो हैं वो अभी तक आप लोगों ने जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं बना पाए आप वहां पर? इस तरह है ना, जिस तरह मैंने कहा कि हम पे सारा रोल जो है ना जर्गी सीएम को चाहिए था कि वो जर्गी के साथ बैठ के फिर फैसले कर लेते। तो सीएम के फैसलों की वजह से और टैक्स कमेटी में वज़ीर सीएम के क्या फैसले? साजिद तुरी साहब कैटेगोरिकली बताएं ना, यहाँ लोगों की जाने स्टेक पर लगी हुई हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, पूरा मुल्क बंद कराने के ऊपर आ गए हैं हम। क्या चीजें हैं जो सीएम केपी के जो है वो नहीं कर पा रहे हैं? सीएम को पहले चाहिए था कि वो रोड खोल देते। रोड खोलने के बाद बाकायदा 2-3 महीने रोड चलता, लोगों में ट्रस्ट बहाल होता, फिर उसके बाद ये फैसले कर लेते कि असला दे दो, बैंकर खत्म करो, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अटैक हो जाए उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे रेड कायम करना चाहिए, वहाँ पे एफसी की डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट नफियात होना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लास्ट चीज जो है ना वो पहले रखी और पहले वाले जो आखिर में रखे, उस वजह से जर्गा जो है ना कामयाब नहीं हो रहा है। और बाकी जो वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है, वहाँ पे स्कूल बंद है, वहाँ पे रोड बंद है, वहाँ पे मतलब कोई शशिया नहीं है, उसमें कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ एक हेली चला रहा है, उसमें सुबह कुछ मेडिसिन या कोई डोनेट कर लेता है, पीबी एम्बुलेंस चल रहा है, लोग सख्त तकलीफ का सामना कर रहे हैं। मेन चीज है ना कि इसमें सूबाई हुकूमत की नेहली की वजह से और उनके गलत स्टेटमेंट की वजह से ये हाल है हमारा। अच्छा साजिद तुरी साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं कि वहां पर किल्लत है सारी चीजें, मेरा सवाल शायद इसरार से आपसे ये है कि दोनों फरीकैन जब ज़ाहिर जो तारीख है इस जगह की वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमेशा फैसला जिरगा ही करता है और आमादगी भी दोनों फरीकैन की जिरगे पर ही होती है। तो इस वक्त दोनों फरीकैन क्या बैठने को तैयार नहीं है, या जिरगे के ऊपर उनका अदम एतमाद है, या जो सिफारिशात एपेक्स कमेटी कह ले, या वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़ाहिर असला छोड़ा जाए और बाकी सारी चीजें, क्या इशू क्या आ रहा है, फरीकैन का क्या इस पर मौकिफ है? जिस तरह मैंने पहले कहा, एक चीज तो है ना कि 18 अमेंडमेंट के बाद बाकायदा 25 अमेंडमेंट के बाद जब यह इलाका मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद जो है ना जिरगी का जो है ना कोई खास अहमियत नहीं है। जिनका जब भी होता है तो जिरगी का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जिनका फैसला कर लेता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे जिनका काम है वो नहीं करते। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो उस वजह से अभी लोगों का जिरगे पे ट्रस्ट खत्म हो, और जिरगे के साथ साथ हुकूमत की भी हुकूमत ने भी जिरगे पे मतलब है कि कोई खास तवज्जो नहीं दी। अभी ये है कि जब रिवाज पे जिरगा शुरू हो जाए तो फिर उसमें साजिद तुरी साहब आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक मिनट साजिद तुरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिरगे पर से एतमाद उठा है। जब आप ये बात कहते हैं तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त तक जो भी डायलॉग होगा वो दोनों उसको मानने को तैयार नहीं है, दोनों फरीकैन। नहीं, मैं चीज है ना कि दोनों फरीकैन कहते हैं कि हमारे बीच में जो ग्रैंड जिरगा है, ग्रैंड जिरगी के जरिए हम मसला हल करना चाहते हैं, ना कि सीएम वहां से एपेक्स कमेटी के थ्रू या कैबिनेट के थ्रू फैसले करे। तो वो फैसले इस तरह नहीं होते। साजिद तुरी साहब देखिए, मैं आपको रोककर एक सवाल पूछूं, इस वक्त अगर आप किसी भी पावर कॉरिडोर के आदमी को फोन कर ये बात मनवाना चाहें कि फरीकैन को बिठाएं और बात करें, तो वो इनकार नहीं करेगा। फरीकैन इस पर आमादा नहीं हो रहे, या आप लोगों के कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहे लोगों से? नहीं, अभी भी हम दोनों फरीकैन जो है ना कोहाट में बैठे हैं, जिरगा हो रहा है, जिरगा ये नहीं है, लेकिन जिरगा मजबूरी में हो रहा है। जिस तरह ट्राइबल एरिया का सिस्टम है उस सिस्टम के तहत जिरगा नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश है कि जिरगी के जरिए सारे मसले हम हल कर दें, और अभी भी हम जिरगी को सपोर्ट करें। लास्टली बस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है साजिद तुरी साहब, हम कितने दिन एक्सपेक्ट करें कि पूरा मुल्क मजीद बंद होगा और धरने होंगे और ज्यादा चीजें खराब होंगी, तब फैसला करेंगे आप लोग, या कितने दिन का टाइम आप समझते हैं लगेगा इसमें?
मैं चीजें ना अगर आज भी साइन हो जाए ना, तब तक जब तक रोड ना खोले तब तक वहां पे मतलब कोई अमन भी नहीं आ सकता, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक रोड सही मानों में खोल ना जाए। ठीक है साजिद तूरी, थैंक यू वेरी मच। साबिक वफाकी वजीर हमसे बात कर रहे थे। मामला इतना है कि एक बात से चंद सवालों से हल हो जाए, ये बहुत पेचीदा मामला है। और ये जो एक चीज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, कुछ सिफारिशात हैं जो कि वहाँ से भेजी गई हैं दोनों फरीकैन की जानिब से, कि सबसे मेन जो मामला है वो ये कि वो जो सड़क है उसको खोला जाए। अब वो कैसे खुलेगी, कब खुलेगी, इस पर शायद डिबेट हो रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ें और बहुत सीरियस इशू है जिस पर दोनों ही फरीकैन को बहरहाल आमादा होकर बातचीत करनी होगी, क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त आपने कैफियत जो अब बनती जा रही है वो हॉस्टाइल की जैसी बनती जा रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और साबिक वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो DGISPR की प्रेसर है उस पर, और फिर सबसे अहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर आई है, जो कि वो बारहा कह भी चुके थे कि उनको मुज़ाकरात की जानिब आना चाहिए, क्या इसके फ्रूटफुल नताइज वो देख रहे हैं कि नज़र आते हैं या हो भी सकते हैं या नहीं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि आज हमने वक्त ले रखा है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब से। वो मेरे साथ स्काइप मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हुआ है हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का, उसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो सज़ाएँ सामने आई हैं, तो सवाल ये उठ रहा है क्या मुज़ाकरात, फिर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले और फिर हुकूमत की पोजीशन और फिर बैरूनी दबाव, इस सब का रिजल्ट क्या निकलेगा। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी शुक्रिया। ओके फवाद चौधरी साहब, स्ट्रेट क्वेश्चन के इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले तो आज ये बताइए आपने ये प्रेसर देखी DGISPR की? हाँ, मुझे लगा है कि एक तो जाहिर है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बड़ी अच्छी चीज़ है और मुल्क में नहीं आ सकता अमन जब तक कि सारे लोग इकट्ठे ना हों और जद्दोजहद ना करें। और फिर जो आखिरी बयानिया है वो बड़ा ही डिविसिव है और वो कह रहे हैं कि ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि फ़ौज का कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी से नहीं है और सारी पार्टियाँ उनकी हैं। फिर एंड के ऊपर आप नाम लिए बगैर PTI को जो है उन्होंने वो जो है उनको कई चीज़ों का जिम्मेदार भी करार दे दिया। सो आई थिंक इट वाज कंफ्यूजिंग ओवरऑल, इम्प्रेसिव नहीं थी। अगर वो आज मैसेज देना चाह रहे थे और टेररिज्म के खिलाफ बात करना चाह रहे थे तो फिर उसके लिए ज़रूरी था कि वो पॉलिटिकल टेम्पर नीचे लाने की बात करते, वो जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ है उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते और कहते कि ये जो कुछ हो गया है, अब हमें आगे चलना है और आगे हमें एक मुत्तहिद कौम के तौर के ऊपर आगे चलना है। फवाद चौधरी साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं ना, तो प्रिसाइजली उन्होंने DGISPR ने कहा कि 2021 में ये कहा, और ये किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाएगा। आपको मालूम है 2021 की हुकूमत का भी और सारे मामलात का भी बातचीत किन से करने की बात हो रही है। आपको पता है खवारिज के हवाले से वो जो तालिबान जो मुसलसल बुनियादों पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लपेट में रखे हुए हैं, उस कॉन्टैक्ट्स में उन्होंने ये बात की है। सो हाउ यू नरेट फॉर ऑल दैट, कि आपको लगता है कि ये एक सही कॉन्टैक्ट था या इसमें भी कुछ बेहतर गुंजाइश मौजूद थी बात की? जी देखिए, पहली बात तो ये कि अफगान पॉलिसी तो पाकिस्तान की इस वक्त इंतहाई कंफ्यूज है, कोई समझ नहीं आ रही। एक दिन जाते हैं जाके बमबारी करते हैं, दूसरे दिन जाके मोहम्मद सादिक साहब जो एक बड़े आई थिंक वन ऑफ दोज पाकिस्तानी हैं जिनका समझ है, जिनको अफगानिस्तान के ऊपर, और वो बातचीत के लोग हैं, वो बातचीत के हामी हैं। फिर आप उनको भेजते हैं कि वो बातचीत करें और जब वो काबुल में मौजूद होते हैं तो वहाँ पे बमबारी हो जाती है। और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो प्रेस रिपोर्ट अपनी रिलीज की है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। वो कह रहे हैं वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन जो है वहाँ पे जो है इस बमबारी में जान बहक हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले हम तय कर लें, जब पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ थी उस वक्त पाकिस्तान जो था वो समझा जा रहा है कि तालिबान के साथ है। अब जब तालिबान ने वहाँ पे हुकूमत बना ली है तो अब हम उनके साथ भी लड़ पड़े हैं। ईरान के साथ हमारी लड़ाई है, अफगानिस्तान के साथ हमारी लड़ाई है, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई है। क्योंकि किसी जगह तो ठहरना भी तो है ना, हर जगह लड़ के तो नहीं गुजारा हो सकता। अब लोगों के साथ अब हमारी लड़ाई है।
फवाद साहब मैं इस पर आगे जाके आपसे बात करती हूँ, लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं और हालात आपके सामने हैं कि हुकूमत ने जो मुज़ाकरात, जो आप बार बार कह रहे थे जब ये मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने इस बात का इज़हार किया कि डायलॉग ही हल है, देर से ही लेकिन बहरहाल बात डायलॉग तक पहुँच गई है। अब आपको क्या लगता है कि ये डायलॉग्स का जो सिलसिला है ये कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, या ये सिर्फ एक जस्ट कहते हैं ना वो बैठना है, बात करनी है और बस इसके अलावा कुछ नहीं, खास नताइज नहीं निकलने इसके? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए ना, कुछ कामयाबियां तो हुई हैं। पहली कामयाबी तो ये हुई है कि अब पसे पर्दा से निकल के मुज़ाकरात जो हैं आप सबके सामने हो रहे हैं। एक तो ये कामयाबी है, जाहिर है कि पहला मरहला जो है वो कामयाबी से तय हुआ है, तो दूसरे मरहले पे हम पहुंचे हैं। फिर जो कल इजाजत मिली है मुज़ाकराती कमेटी को खान साहब से बात करने की, वो एक कामयाबी है। अब मेरा ख्याल है कि असल कामयाबी तो यही होगी कि कैसे हम ये जो पख्तून पकड़े गए 26 तारीख को, जिनमें ज्यादातर बिल्कुल बेगुनाह हैं, 700 के करीब, इनको कब रिहा करें। अगर इनको रिहा करते हैं तो उससे टेम्परेचर नीचे आएगा और मेरा ख्याल है बातचीत का माहौल बेहतर हो सकता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अब ये तो ज़ाहिर है वो प्राइम चीज़ है जिसके लिए सभी बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब से जो मीटिंग्स हुई हैं, जो वहाँ से चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर है वो खुद तो मंजर पर नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टिंग होती है उससे ये पता चलता है वो किसी डील के हक में नहीं है। यानी खुद वो हाउस अरेस्ट वाली बात जो है उस पर भी आमादा नहीं है। वो कह रहे हैं कि बात तो वहीं पर ही होनी है जहाँ से हमने करनी है, लोगों के साथ आप करते रहें बातचीत। ये मैसेजिंग जो हुई है थ्रू टू CM-KP के, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात में कहीं ना कहीं रखना डाल सकती है? नहीं, देखिए, डील तो खान साहब नहीं करेंगे। 16-17 महीने से वो जेल में है, तो वो आगे भी अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों डील करके निकलेंगे। उन्हें तो बेसिकली आपने एंगेजमेंट करनी है, और एंगेजमेंट जो है वो आपकी इश्यूज के ऊपर होनी है। और इशू सबसे बड़ा क्या है कि आप नए इलेक्शंस करवाएंगे। अब नए इलेक्शंस में और इमरान खान की रिलीज का जो एक टाइम फ्रेम है वो मुज़ाकरात है, और उससे पहले ये जो पॉलिटिशियंस को जिस तरह से सुनाई गई जा रही हैं, जिस तरीके से ये मुकदमे चल रहे हैं और बिल्कुल जाली केसेस में लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको जब तक टेम्परेचर नीचे नहीं आता, ज़ाहिर है कि मामला खराब हो। लेकिन फवाद चौधरी साहब, दुनिया की पॉलिटिक्स आप देखते हैं और आप उस पर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं। जो इन्फ्लुएंस हम आप लोगों ने रद्द किया अपनी पूरे टेन्योर के अंदर, एब्सोल्युटली नॉट से लेकर डोनाल्ड लू और फिर वो साइफर, और आपको सब पता है। इस वक्त जब मैं बात कर रही हूँ तो यूरोपीय यूनियन की बात आई, फिर अमेरिका और बाकी सारी जगहों से भी, फिर वो खतूत जो लिखे गए सैनिटर्स की जानिब से। क्या अगर कल 20 जनवरी तक अगर आप इंतज़ार करते हैं और ट्रंप वहाँ पर अपने ओहदे का हलफ उठाते हैं और वो हुकूमत को यहाँ पर इस बात पर आमादा करते हैं या मजबूर करते हैं कि खान की रिहाई हो, तो फिर आपको लगता है कि ये एक प्रॉपर तरीका है, इसी तरह से मुल्क के अंदर, मुल्क के हालात के ऊपर बात होनी चाहिए बैरूनी ज़राए से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुल्क के अंदर चीज़ें तय होनी चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का हर तरीका मुल्क में ख़त्म कर दिया। अच्छा। चाहे वो आपका इलेक्शन के ज़रिए लोगों ने फैसला दिया PTI के हक में, आपने इलेक्शन का रिजल्ट बदल दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर दिया आपने, फिर आपने जुडिशरी ख़त्म कर दी। जो एंटी टेररिस्ट और उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने। सो ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई हैं। सो इनके होते हुए आई थिंक जो, लेकिन फवाद चौधरी साहब, फिर आपकी कथा कलामी की मुआफी के साथ, लेकिन जिस इलेक्शन के ऊपर अब हम है, जिस स्ट्रक्चर पर आपको आज क्वेश्चंस हो रहे हैं, यही क्वेश्चंस तो 2018 में मुस्लिम लीग नवाज भी उठा रही थी, और उस वक्त आप ये कह रहे थे कि भाई अपने ड्यू टाइम पर इलेक्शंस होंगे, उस वक्त आप देख लीजिएगा। तो क्या आपको लगता है कि सारी एंगेजमेंट के दौरान इलेक्शन वाली बात सामने आ सकती है, या भी ये इट्स टेक टाइम? पहली बात तो ये कि 2018 के इलेक्शन में तो बिल्कुल कुछ हुआ नहीं था, इसके तो कोई नजदीक भी कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। टोटल 14 शिकायतें थी PMLN की। इस दफा तो पूरा इलेक्शन ही पलट दिया गया है ना। तो जो एक्सटेंट है इलेक्शन में धांधली की, वो तो एक न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह से इलेक्शन चोरी नहीं हुआ जिस तरह से 2024 का इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इन मुज़ाकरात में, मेरे ख्याल में तो मुज़ाकरात में टाइम फ्रेम ही इमरान खान की रिलीज का और नए इलेक्शंस का होना है। बाकी सारी बातें तो छोटी हैं, तो हो ही जाएंगी।
لیکن فواد چودھری صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ریلیز کی بات، آپ کو نہیں لگتا کہ سرفس پر جو چیزیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی لچک نہیں ہے؟ آج آپ چاہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر دیکھ لیں یا آپ حکومت کے لوگوں سے بات کر لیں، دونوں جانب کوئی لچک نہیں ہے خان کے حوالے سے. پھر یہ جو ہوپ آپ لوگوں میں ہے یا دیگر اور لوگوں میں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا واقعی وہی بیرونی لوگ ہیں جس کی ہوپ میں ابھی سب لوگوں کو ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہی ٹرمپ کارڈ ہوگا؟ پھر بات یہ ہے کہ اصل میں تو دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ آپ کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں. اس لیے مذاکرات ہو رہے ہیں نا کہ عمران خان آپ سے مینج نہیں ہو رہے. اگر عمران خان کو آپ پولیٹیکلی مینج ہو جاتے تو پھر یہ مذاکرات نہ ہوتے، پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اب چونکہ عمران خان مینج نہیں ہو رہے تو آپ کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. مذاکرات کرنے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کچھ کنسیشنز دیں گے نا، پھر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میری نظر میں ابھی دیکھتے ہیں یہ کہ جب 2 تاریخ کی میٹنگ ہوتی ہے اس سے کیا نکلتا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب، آپ 2 تاریخ کی میٹنگ سے پہلے مجھے آپ کی فیل کیا ہے؟ یہ جو ڈائیلاگ شروع ہوا ہے، اٹس اے ہولی وزڈم فار دا گورنمنٹ سائیڈ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ باقی پاور کوریڈورز نے اس وزڈم کو پریویل کروانے کی کوشش کی ہے؟ What do you think about that? گورنمنٹ کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے نا، وہ تو پانی کا گلاس بھی خود اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے. لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے ان مذاکرات کو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور اگر اس معاملے میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، پریسر کے 4-5 چیزیں آج میں نے دیکھی ہیں کہ ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی ہے، فوج بھی آج تک وہ دھبے دھو رہی ہے، اور پھر 9 مئی کے پیچھے مربوط سازش اور منصوبہ بندی جس نے کی تھی، اس سازشی عناصر تک پہنچنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ میرے لیے تو بات نہیں ہو رہی نا فواد چودھری صاحب. I didn't make that the 9th of May. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ریفر کرنا چاہ رہے تھے، کیا بات ہونا چاہ رہی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ افغان پالیسی کی، تو افغان پالیسی تو ظاہر ہے صرف کوئی عمران خان کی پالیسی تو نہیں تھی، وہ تو ادارے کی پالیسی تھی اور سول گورنمنٹ کی پالیسی تھی. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہی پالیسی پہ یہ افغان والی بات نہیں ہو رہی، یہ تو 9 مئی والی بات ہو رہی ہے نا. یہ منصوبہ ساز، یہ سازش، یہ کال میں گرفتار ہو جاؤں تو سڑکوں پہ نکلنا. دیکھیں 9 مئی کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے آج کہی ہے وہ یہ انہوں نے کہی ہے کہ یہ عوام کا مقدمہ ہے. تو عوام نے تو اس مقدمے میں پھر 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا. اچھا، تو اب پھر بات ختم ہو گئی. تو پھر 8 فروری کا حساب کون دے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کو جو احتجاج ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، آئی مسٹ سے کہ بالکل غلط ہوا. لیکن 8 فروری کو جو عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا، اس کا جواب بھی تو کسی نے دینا ہے نا. تو اس لیے ہمیں آگے چلنے کا سوچنا ہے. اگر پیچھے دیکھیں گے پھر تو ظاہر ہے ہر آدمی کے اپنے اپنے گلے شکوے ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ ایک پولیٹیکل بصیرت والے آدمی ہیں، ملٹری کورٹس کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں. سارے جتنے بھی مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بات کریں آپ، یا خود کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید بانی پی ٹی آئی کے کیسز بھی ملٹری کورٹس کی طرف ریفر ہو جائیں. آپ کو کیا آ رہی ہے اس چیز کی کوئی تھاٹس کہ ایسا ہو سکتا ہے، یا یہ آؤٹ رائٹلی نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا. اگر ایسے کریں گے تو پھر ایک ریورٹ ری ایکشن بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت معاملات ہیں ان میں جو ملٹری کورٹس کے ابھی ورڈکٹس ہیں وہ بھی بڑے متنازع ہیں. عالمی سطح کے اوپر ان کو بالکل پذیرائی نہیں مل رہی. اور ایون جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، وہ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈارک چیپٹر ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا، کہ جہاں پہ سپریم کورٹ وہ اٹھا کے دیکھتی رہی اور یہ سب کچھ ہوا اور سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا. اور وہ ججز جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ تاریخ میں تو ولن کے طور پہ ہی یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے یہ فیصلے جو ہیں وہ الاؤ کیے. لیکن بہرحال یہ میرے نظر میں ابھی اس کے اوپر ٹیسٹ باقی ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ ول ریئیکٹ ٹو دیٹ. اس کے اوپر دیکھتے ہیں. نہیں فواد چودھری صاحب، ورلڈ ریفلیکشنز تو آپ کے سامنے بہت ہے نا. مطلب ابھی یورپی یونین کا دیکھ لیں، پھر امریکہ کا دیکھ لیں، برطانیہ کا دیکھ لیں، باقی ساری جگہوں سے بھی آپ کو مل رہے ہیں نا ریفلیکشنز. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے خاموش بیٹھے ہیں، وہاں سے ریفلیکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ہمارا سوال اس میں بحیثیت سابق وفاقی وزیر یہ ہے کہ جب ہم ایک اپنی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، سوورن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. پھر اگر کسی ایک شخص کے لیے وہ مداخلت ہو تو آپ اس کو کیسے جائز کہیں گے فواد چودھری صاحب؟ یہ مداخلت ہے نہیں نا. وہاں تو بات کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے پلٹ کی.
पाकिस्तान के अवाम के लीगल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की। तो जब आप वो बात कर रहे हैं, वो तो इसी तरह से है जैसे हम इसराइल के लिए इसराइल में मुसलमानों के लिए बात करते हैं, हाँ। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए बात करते हैं। तो ये तो एक समझिए कि एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल लॉ का, जिसके तहत हम ये बात करते हैं, तो इसे मुदाखलत तो नहीं कहा जा सकता। Well, good narrative. Fawad Chaudhry साहब, what do you think about that the Quram agency issue on पारा चनार? क्या आपको लगता है, मैं अभी बात कर रही थी वहाँ पे साजिद तूरी साहब से, ज़ाहिर वो उनका अपना एक नैरेटिव है, वो अपने जिरगे के हवाले से बात कर रहे थे, आपको बुनियादी तौर पर ये मसला कैसा लगता है और इसका हल क्या आप समझते हैं हो सकता है? बुनियादी तौर के ऊपर तो आपने मुआशरे में जितनी शिद्दत पसंदी को रियासत ने अपनाया है गुज़श्ता 1980 के बाद से बिलखसूस और उससे पहले भी, जिस तरह से आपने सोसाइटी को एक रिलीजियस इंटॉलरेंस में मुब्तला किया है, जिस तरीके से आपने बताया है कि हर दूसरा शख्स जो आपके ख्यालात से, अकायद से इख्तलाफ करता है वो काफर है, ये उसका शाखसाना है और आप वो भुगत रहे हैं। और अगर हमने अपनी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस के लिए बात ना की, अभी हमने कल मैं देख रहा था कि एक शख्स जो है वो क्रिसमस का केक बनवाने गया है, तो बेकरी वालों ने कहा जी हम हैप्पी क्रिसमस नहीं लिखते क्योंकि ये गुनाह होता है। अगर आपने अपनी सोसाइटी को इस तरह से बना देना है कि इनटॉलरेबल हो जाए किसी भी और रिलीजन और अकायद के लिए, तो फिर जाहिर है कि ये वाक़यात बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। और मैं तो आपको पता है कि हमेशा एक क्रिटिक रहा हूँ इन पॉलिसीज़। लेकिन वाजह साहब, लास्ट क्वेश्चन बस, फिर ज़ाहिर है मैं आपसे इजाज़त लूँगी, लेकिन आपको लगता है कि आज भी DGISPR ने भी कहा कि ये ज़मीनी तनाज़ा है जिसको फ़िरका वारियत की शक्ल दी जा रही है, जिसको मुख्तलिफ और एलिमेंट्स हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं है। यू थिंक द सेम और द अदर? ज़मीनी तनाज़ा है और उसको कितनी आसानी से मजहबी तनाज़ा बनाया जा सकता है, तो फिर DGISPR या हुकूमत जो है और पाकिस्तान की सारी ही हुकूमतें बशमूल PTI के, वो इससे अपना पीछा तो नहीं छुड़ा सकती। अगर इतना आसान है कि एक ज़मीनी तनाज़े को आप रिलीजियस तनाज़ा बना दें, तो इसका मतलब ये है कि फॉल्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं और उन फॉल्ट लाइन्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप यहाँ पे मजहबी जमातों को फेवर देते हैं, पॉलिटिशियंस के पाँव खींचते हैं, उनको जेलों में डालते हैं और उनकी जगह आप मजहबी मुतशद्दिद लोगों को जो है वो भारते हैं, तो फिर नतीजा यही निकले। लेकिन फवाद चौधरी साहब देखें, अब आपने बात ऐसी कह दी कि मुझे ये लफ्ज़ कहना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन खान साहब को तालिबान खान कहा गया, वो कहते रहे, हमें समझाते रहे कि इनसे बात करो, इनसे बात करना ज़रूरी है, इनके साथ ऐसे मामला हल नहीं होगा, तो वो भी तो एक नैरेटिव था आपकी जमात के सरबराह का। अफगान पॉलिसी के ऊपर, तालिबान के ऊपर तो पॉलिसी का और है ना, और फिरका वारियत का उससे ताल्लुक नहीं है। वो फिरका वाराना इशू तो रही है, वो तो अफगानिस्तान का इशू है, वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, उस पर यकीनन आपको बहस करनी चाहिए। जी सर, और एक तवील बहस करनी चाहिए। ठीक हो गया फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब अपने मखसूस अंदाज में बात करते हुए कह रहे थे कि कुछ चीज़ें वाकई तवील बहस की हैं, लेकिन इस वक्त हालात बहस के हैं नहीं। मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम के इब्तिदा में कि पूरे मुल्क में ये एहतजाज जो है फैल गया है, पेशावर में भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, फिर कराची में हम बैठे हुए हैं, कराची में भी हालात बेहतर नहीं है, बताया जा रहा है रोड ब्लॉक्स हैं, इस्लामाबाद में भी यही सिचुएशन है और लाहौर में भी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर ज़रा आपको हालात बताते हैं शहरों के क्या हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मैंने आपसे कहा कि ज़रा शहरों की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे बताया गया कि वक्त बहुत मुख्तसर रह गया है, इसलिए हम ज़रा कराची की आपको सिचुएशन बता देते हैं। जुनैद मलिक नुमाइंदा कराची इस वक्त मौजूद हैं और आज कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम की इत्तलात मिलती रहीं। वजह वही थी कि कुरम एजेंसी पारा चनार के मामले पर इस वक्त मुल्कगीर एहतजाज जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत किया जा रहा है। जुनैद मलिक, किधर हैं आप, कौन सा इलाका है कराची का ये, और क्या सिचुएशन है बाहर, ये जरा बताइए हमें।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची के इस वक्त जो है वो 6 मुकामात हैं जहाँ पर पारा चनार के जो आवाम है उससे इजहार यकजहती के लिए जो एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। अच्छा। जहाँ पर मर्द और ख़वातीन की जो है वो कसीर तादाद मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन अली मेहदी से कहूँ कि वो आपको दिखा सकें कि इस वक्त देख सकते हैं कि मर्द और ख़वातीन समेत जो बच्चे हैं उनकी भी जिस वक्त कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये सब के सब यहाँ पर आज चौथे रोज़ से इस धरने में मौजूद है। आज चौथा रोज़ है इस धरने का। 4 रोज़ कबल जो है ये धरना दिया गया था। MWM के सरबरा अलामा राजा नासिर की जानिब से जो है ये अपील की गई थी कि मुल्क गिर जो है वो पूरा अमन एहतजाज। लेकिन जुनैद, मेरा सवाल है, ये तो एहतजाजी धरना हो रहा है, इजहार यकजहती हो रही है पारा चनार के लोगों से, इस ज़ाहिर ये कर रहे हैं वो तमाम तर अशखास वहाँ बैठ कर, लेकिन शहर की क्या सिचुएशन है? क्या ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है? क्या आपके पास डिटेल्स हैं शहर की? कौन कौन से इलाकों पे ट्रैफिक जैम की इत्तलात रही हैं आज और अभी भी क्या है? देखिए जब से 6 मुकामात पर जो है ये एहतजाज की जो सिलसिले हैं ये शुरू हुए हैं उसके बाद शहर की जो ट्रैफिक है वो मुतासिर हुई है। उसके बरक्स अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मुतबादिल रास्ते हैं वो भी दिए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल है वो इतनी शहर में दिखाई नहीं दे रही है। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो बिल्कुल मुतासिर ज़रूर है। मुतबादिल रास्ते जो है वो इख्तियार करने के लिए बताया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जैसे कि मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। मेन अहम जिना नुमाइश चौरंगी पर जो है ये एक सड़क जो गुरु मंदिर की जानिब जाने वाली सड़क है इसको बंद किया गया, जबकि जो दूसरा ट्रैक है वो ट्रैक खुला हुआ है। उसके साथ साथ सोल्जर बाजार और कॉरिडोर का जो रास्ता है वो इस्तेमाल के लिए जो है वो जुनैद, आपकी यहाँ मुंतज़मीन से बात हो रही है, वो क्या कहते हैं कि पारा चनार के लोगों से इजहार यकजहती तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्या कुछ मुतालबात उन तक पहुंचे हैं? देखिए कल जो है अलामा राजा नासिर की जानिब से जो है ये टेलीफोनिक खिताब जो है यहाँ किया गया था धरने में। से बताया गया था कि जो जिरगा है उसकी जानिब से जो है वो बातचीत जारी है और 2 से 3 रोज़ में जो मामलात हैं वो हल होने जा रहे हैं और 2 से 3 रोज़ में जो है वो कुछ जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो MWM के जो सरबराह हैं, जो सूबा सिंध के जो जिम्मेदारान हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद जो है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मजीद धरने के हवाले से बिल्कुल ठीक है। जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस शदीद सर्दी के माहौल में तमाम तर जो लोगों पर बैठकर ज़ाहिर मुल्की एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत होने वाले, और इस एहतजाज का मकसद ज़ाहिर है पारा चनार के लोगों के साथ इजहार यकजहती है, लेकिन हालात को समेटना और उसको बेहतर करना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हम हमेशा देखते आए हैं कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो हुकूमतों को होश आता है, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए। इससे पहले ही कुछ ना कुछ बेहतर और मस्बत चीज़ें जो हैं उसकी तरफ पेश कदमी ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।